गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। भारत विरोधी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी में गजब का उत्साह है। बीएनपी अपने कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी पर एक सार्वजनिक स्वागत समारोह आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम की तैयारियों के तहत ढाका के बाहरी इलाके में 300 फुट इलाके में मंच का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 1.5 दशक बाद बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान कल यानी गुरुवार 25 दिसंबर को दोपहर में लंदन से बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। ढाका के 300 फुट इलाके को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वांचल की को पूर्वी ढाका से जोड़ने वाला एक बड़ा चौड़ा और प्रसिद्ध सड़क मार्ग है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार कुरिल से लेकर स्वागत पंथ से आगे तक सड़क के दोनों किनारों पर तारिक रहमान का बांग्लादेश में स्वागत करने वाले रंगीन बैनर और झंडे लगाए गए हैं। कुरिल चौराहे से कुछ दूरी पर सड़क के उत्तरी किनारे पर बांस और लकड़ी से बना एक विशाल 48 फुट गुणा 36 फुट का मंच बनाया जा रहा है। मंच के मुख्य ढांचे का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, केवल सजावट का काम बाकी है। मंच के दोनों ओर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए टेंट लगाए गए हैं और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर माइक्रोफोन लगाए गए हैं। खबर है कि कल सुबह 11:55 बजे तारिक रहमान को ले जाने वाला विमान हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। उनकी वापसी पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद पार्टी 300 फुट इलाके में तारिक रहमान के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करेगी। वहां से वो अपनी मां बीएनपी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलने जाएंगे, जिनका राजधानी ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद उनके गुलशन स्थित आवास पर लौटने की उम्मीद है। इस बीच तारिक रहमान के आगमन की उम्मीद में विभिन्न जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले ही ढाका पहुंचना शुरू कर दिया है। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे बांग्लादेश और बीएनपी पार्टी के झंडे लेकर बसों, ट्रकों और मिनी बसों को किराए पर लेकर अपनी पहल पर आ रहे हैं। कुरिल के बाद स्वागत मंच के सामने मैदान में देश भर से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। वे कई अलग अलग जुलूसों में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का भारत का हिस्सा बताने पर चीन में भारतीय ब्लॉगर अनंत मित्तल को करीब 15 घंटे से हिरासत में रखा गया। इस दौरान उसे खाना और पानी नहीं देकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। अरुणाचल को लेकर पिछले एक महीने में दूसरी बार है जब चीन ने बदमाशी की है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय नागरिक को संगाई एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया था। भारतीय ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाकर अब इसकी जानकारी दी है। उसने कहा कि चीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 घंटे से ज़्यादा समय तक उसे हिरासत में रखा गया। यह घटना 16 नवंबर 2025 को हुई, जब दिल्ली के रहने वाले ऑन रोड इंडियन नाम के एक यूट्यूबर चीन के लिए निकले और फिर उन्हें हिरासत में रखा गया। ब्लॉगर अनंत मित्तल के मुताबिक उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक ब्लॉग में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया था, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। ब्लॉगर ने उसी महिला का जिक्र किया जिसे संगाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, जो अरुणाचल की रहने वाली थी। ब्लॉगर का कहना है कि उन्होंने अपने एक वीडियो में उस महिला का समर्थन किया था और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था, इसलिए उन्हें चीन में हिरासत में ले लिया गया था। नवंबर में अरुणाचल की रहने वाली एक भारतीय नागरिक को संगाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने करीब 18 घंटे से हिरासत में रखा था। उसके भारतीय पासपोर्ट को मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि उसका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश में था। एक वीडियो जारी करते हुए ब्लॉगर ने बताया कि जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, अधिकारी ने उसका पासपोर्ट जांचा और सिस्टम में कुछ देखने के बाद उस पर एक स्टिकर लगा दिया। इसके बाद अन्य अधिकारियों को बुलाया गया और उसे एक अलग जगह ले जाया गया। ब्लॉगर ने बताया कि वहाँ पहले 2 घंटे तक कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे वो डर गया। बाद में 2 चीनी अधिकारी उसे एक अलग कमरे में ले गए। उसके मोबाइल और उसके दूसरे उपकरण जब्त कर लिए। ब्लॉगर ने कहा कि उसे शक होने लगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी बातों को चीन ने अपने खिलाफ माना है। उसने यह भी कहा कि हिरासत के दौरान उसे न तो खाना दिया गया न ही पीने के लिए पानी, जबकि वो लगातार अधिकारियों से इसकी मांग करता रहा। ब्लॉगर ने कहा कि इस दौरान न तो उसे फ़ोन इस्तेमाल करने दिया गया, न ही उसे भारतीय दूतावास से संपर्क करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने दावा किया कि वो करीब 28 घंटे तक बिना खाने के रहे और इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार ही पानी पिया था। ब्लॉगर ने कहा कि करीब 15 घंटे के बाद चीनी अधिकारी वापस आए, कहा कि उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसे वापस बाहर जाना होगा। ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाकर कहा कि उसे उम्मीद है कि ये वीडियो चीनी और भारतीय दूतावासों तक पहुंचेगा। आइए एक और बार बात करें बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की। क्या बांग्लादेश में तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है? पिछले कुछ दिनों से अहम संकेत मिलने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सीनियर नेता तारिक रहमान करीब 2 दशक बाद देश लौट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी तारिक रहमान को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली है। हालांकि अभी भी पार्टी के दूसरे सीनियर नेता सतर्क रूप अपनाए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में इस बाबत तेजी से चर्चा होने लगी है।
न्यूज़ 18 ने बीएनपी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा कि पार्टी के भीतर कुछ संभावनाओं पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को लेना है, जो इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर चिंता बरकरार है, लेकिन पार्टी के नेताओं का दावा है कि वो अब भी राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 ने दावा किया कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी वो रणनीतिक फैसलों में पूरी तरह सक्रिय थी और पार्टी की दिशा तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक बनी हुई है। तारिक रहमान ऐसे वक्त में ढाका लौट रहे हैं जब देश हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया गया है, जबकि जमात इस्लामी का तेजी से उभार हो रहा है। लिहाजा बीएनपी के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएनपी के लिए महज एक और चुनाव नहीं, बल्कि करीब 15 वर्षों बाद सत्ता में वापसी का संभावित रास्ता है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि ऐसे समय में अगर तारिक रहमान को उम्मीदवार बनाया जाता है तो लोग भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़ सकते हैं। हालांकि कई नेता तारिक रहमान के नाम पर पार्टी में कुछ नेताओं का विरोध भी है। विरोध करने वाले नेता वंशवाद की राजनीति की दलील दे रहे हैं, खासकर बदलते हालात में युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या देखकर। उनका कहना है कि ऐसा करने पर पक्षी वंशवाद की राजनीति पर पार्टी को घेर सकते हैं। उनका तर्क ये भी है कि क्या विरासत के आधार पर मतदाता तारिक रहमान को स्वीकार करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी में तारिक रहमान को लेकर दूरता बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 ने बीएनपी के एक सीनियर नेता के हवाले से कहा कि पार्टी कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है, जिसमें एक संभावना गठबंधन को लेकर भी है। इस हिसाब से बीएनपी जमात इस्लामी से गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। वहीं पार्टी के एक अन्य सूत्र ने कहा कि अवामी लीग के मुकाबले से बाहर होने की वजह से जमात इस्लामी, जिसके बाद संगठन के स्तर पर काफ़ी गहराई है, उसके साथ गठबंधन कर निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि उन्होंने जमात से गठबंधन करने पर कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है। उनका मानना है कि गठबंधन अगर होता भी है, फिर भी बीएनपी और जमात के बीच वैचारिक स्तर पर काफ़ी गंभीर मतभेद हैं, जो सरकार बनाने पर और गहरा सकते हैं। उनके अलावा जमात के साथ गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी साख खराब होगी, इसलिए बीएनपी फूक फूक कर कदम रख रही है। यह बात करें रूस की। रूस ने उम्मीद जताई कि जल्दी भारतीय प्रोडक्ट रूसी दुकानों पर ज़्यादा मात्रा में आएंगे। रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने कहा है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। पहले राउंड की बैठक हाल ही में हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, एक तेजी से विकसित होने वाला, तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। साथ ही यह एक ऐसा देश है जो हमारे बहुत करीब और दोस्त है, इसलिए वे भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं और ये सब कुछ खास एग्रीमेंट के जरिए कन्फर्म होगा। इस सौदे को अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि भारत रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ विमुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए औपचारिक वार्ता शुरू कर रहा है। भारत, रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से मिलकर बने 5 सदस्यीय ईएईयू के साथ एफटीए पर चर्चा कर रहा है। शर्तों में 18 महीने का एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार खोलना है। भारत और रूस लंबे समय तक एक दूसरे के साझेदार है। इस साझेदारी की कई बार समय की कसौटी पर परखा जा चुका है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक भागीदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत रूस संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर सहयोग शामिल है। दिसंबर 2010 में रूसी व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। इस साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित परस्पर बातचीत और सहयोग कार्यकलाप सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद तंत्र काम करते हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर प्राथमिक तंत्र व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRGC-TEC है, जिसकी सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्री और रूस की ओर से प्रथम उप प्रधानमंत्री करते हैं। IRGC-TEC का 26वां सत्र 20 अगस्त 2025 को मॉस्को में आयोजित किया गया था। इसमें टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करने, लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को दूर करने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, भुगतान तंत्र को सुचारू रूप से प्रभावी बनाने, 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को समय पर अंतिम रूप देने और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सत्र में भारत यूरेशियन आर्थिक संघ एफटीए के शीघ्र समापन पर भी जोर दिया गया था। भारत और रूस 2030 तक $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश अपने नेताओं द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों 2025 तक $50 बिलियन का आपसी निवेश और 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन की दिशा में काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है और वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड $68.7 बिलियन तक पहुंच गया है,
जिसमें भारतीय निर्यात $4.9 बिलियन, मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, रसायन, लोहा एवं इस्पात और समुद्री उत्पाद, तथा रूस से $63.8 बिलियन, मुख्य रूप से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, सूरजमुखी तेल, उर्वरक, कोकिंग कोल और कीमती पत्थर धातु का आयात है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.